नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपको बताऊंगा कि समास क्या है। सबसे आसान तरीका, ना कोई परिभाषा और ना ही कोई इसमें फेरबदल, सिर्फ और सिर्फ उदाहरण से ही, दो शब्दों का उदाहरण और समास क्लियर। तो बहुत ध्यान से देखना है आपको, कोई परिभाषा नहीं लिखनी है, केवल और केवल बहुत शॉर्ट तरीके से और तुरंत, केवल कह सकते हो सेकंडों में समास का जो पहचान है वो आपके सामने आ जाएगी। जो समास की पहचान है, केवल और केवल दो शब्दों में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा समास है। तो सबसे पहले हम समास की परिभाषा से शुरू करते हैं। देखिए, समास क्या है या समास का अर्थ क्या है, समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं मित्रों, समास की परिभाषा किसे कहते हैं। तो समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। अब संक्षिप्तीकरण किसका होता है? शब्दों का संक्षिप्तीकरण, यानी समास का जो तात्पर्य होता है शब्दों का संक्षिप्तीकरण, अर्थात दो शब्द जैसे हमको लिखना हो, कोई शब्द मान के चलिए, जैसे हम लिख देते हैं रसोई के लिए घर, जैसे लिखते हैं हम रसोई के लिए घर। तो अब देखिए, ये तो मैंने लिख दिया, अब इतना बड़ा हो गया एक शब्द, यानी वाक्य के तौर पर बन गया है। और अभी मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी है कि समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, यानी शब्दों का संक्षिप्तीकरण, अर्थात दो शब्दों का संक्षिप्तीकरण। ठीक है, तो रसोई के लिए घर है, जैसे इसको हम लिख देते हैं रसोई घर। अब देखिए, ये इतना शॉर्ट में हो गया, तो इसको कहते हैं हम शब्दों का संक्षिप्तीकरण। यानी किसी एक वाक्य को प्रकट करने के लिए केवल अगर शब्द का ही सहारा ले लिया जाए तो वो संक्षिप्तीकरण कहलाता है, यानी वाक्य को कम शब्दों में कहना ही संक्षिप्तीकरण कहलाता है। तो समझ गए, समास का अर्थ होता है, यानी समास का जो अर्थ या परिभाषा है, समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण से। अब आगे भाई, समास के साथ साथ विग्रह भी आपको देखना है। विग्रह किसे कहते हैं? तो सामासिक शब्दों के बीच संबंध को स्पष्ट करना विग्रह कहलाता है। ठीक, अभी देखिए, समास में मैंने बताया आपको, जैसे रसोई घर आपने ले लिया उदाहरण, उसके बाद में अब इसके साथ साथ विग्रह, यानी कह सकते हो सामासिक पद जो आपका होता है, अर्थात जो एक पद होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि गंगा जल आप ले लीजिए, जैसे ले लिया गंगा जल। ठीक है, अब गंगा जल हो गया, तो ये एक आपका सामासिक शब्द हो गया। ठीक है, एक शब्द, जैसे आप ले सकते हैं राजपुत्र, राजपुत्र। अब राजपुत्र ये आपका सामासिक शब्द है, इसको दो भागों में तोड़ना, विग्रह का अर्थ होता है दो भागों में तोड़ना। तो राजपुत्र का हो जाता है राजा का पुत्र, का पर यहां लग जाएगा, तो का लग जाएगा, तो राजा और पुत्र अलग अलग हो जाएंगे, यानी राजा का पुत्र। तो ये हो जाता है हमारा विग्रह। समझ में आई बात? अब आगे देखते हैं, इसके आगे हम देखते हैं कि पद, समास में पद कितने होते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि समास में कितने पद होते हैं। तो समास में दो पद होते हैं, एक होता है हमारा पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। कैसे? जैसे अभी मैंने बताया गंगा जल आप लिख देते हैं, तो इसमें एक पद हो गया और दूसरा पद है, एक पूर्व पद दूसरा उत्तर पद। तो इस तरह समास में दो पद होते हैं। ठीक है, तो ये हुई इसकी परिभाषा और विग्रह तथा पद। अब आगे हम मुख्य बिंदु पर चलते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। सबसे पहला आपका हो जाता है अव्ययी भाव समास, दूसरा हो गया कर्मधारय समास, तीसरा हो गया द्विगु समास, चौथा हो गया द्वंद्व समास, पांचवा हो गया बहुब्रीहि समास और छठा हो गया तत्पुरुष समास। ठीक है, अब तत्पुरुष के कई भेद होते हैं, उसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाद में बता देंगे अगले वीडियो के माध्यम से। तो अब यहाँ मुख्य रूप से हम समास देख रहे हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से हमारे समास 6 प्रकार के होते हैं। अब ये आपको देखना, कोई इसमें क्रमशः जरूरी नहीं कि क्रम से हो, चाहे इस द्वंद्व को यहां कर दो, कर्मधारय को वहां कर दो, कोई भी आगे पीछे हो सकता है, केवल समास के प्रकार पूछे गए 6 प्रकार के होते हैं। तो अब देखते हैं कौन सा परिभाषा। भाई परिभाषा आप पढ़ते हो तो बहुत लंबा चला जाता है, पहले परिभाषा पढ़ो, उसके बाद उसका अर्थ निकालते हो। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम आपको बताएंगे कि समास। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं अव्ययी भाव समास, बहुत ही ढंग से समझना है। देखिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव जो हमारा समास होता है, इसकी परिभाषा होती है प्रथम पद अव्ययी भाव, इसका सूत्र होता है प्रधान पद प्रधान अव्ययी भाव, यानी जिसका पहला पद प्रधान हो वही अव्ययी भाव होता है। तो यहाँ पर प्रथम पद प्रधान होता है। और दूसरी बात होती है, इस शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, यानी कोई भी शब्द हो उसके प्रथम यानी आगे ही उपसर्ग का प्रयोग। जैसे हम लिख देते हैं अनुरूपम,
अनुरूपम, ठीक है। अनुरूपम, अब देखिए यहाँ पर अनु शब्द जो पहला, शब्द के पहले प्रथम में, देखिए शब्द में उपसर्ग का प्रयोग, उपसर्ग मतलब जो शब्द के आगे लगे, ठीक है, अब आगे लगकर उसका अर्थ बदल देता है, वही उपसर्ग होता है। तो अनुरूपम, यहाँ पर देखिए शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग किया गया तो अनुरूपम हो गया, तो यहाँ पर अनुपसर्ग लग गया, ठीक है। दूसरा, फिर इसका पहला पद छोटा और दूसरा बड़ा होता है, जैसे यथा धन शक्ति, ठीक है। देखिए बहुत ही शार्ट ट्रिक है, केवल समझना है। पहला पद मैंने बताया छोटा है, यथा देखिए, ठीक है, प्रथम पद प्रधान भी है और यथा ये कह सकते हो उपसर्ग भी है और पहला पद छोटा भी है, ठीक है, और शक्ति बड़ा है, पहला पद छोटा और दूसरा बड़ा, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो अब देखिए यथा धन शक्ति बराबर यथा शक्ति, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे इसके उदाहरण, यथाशक्ति, अनुरूपम, प्रतिदिनम, उपग्रहम, ठीक है। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हो सकते हैं। तो इसलिए अव्ययीभाव समास की परिभाषा क्या होती है कि जिसका पहला पद प्रधान हो और शब्द के प्रथम में उपसर्ग का प्रयोग हो, जो उपसर्ग यानी जिस शब्द में उपसर्ग लगता है उसका अर्थ बदल देता है, तथा इसका पहला शब्द छोटा और दूसरा बड़ा होता है, जैसे यथाशक्ति, अनुरूपम, प्रतिदिनम और उपग्रहम, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा समास कौन सा है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, बहुत ही ध्यान से देखना है बच्चों, बहुत ही मुख्य स्टेप है, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद एक बार पुनः बताना चाहेंगे कि वीडियो देखने के बाद लास्ट में कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखिए कर्मधारय समास में एक पद विशेष तथा विशेषण तथा दूसरा विशेष होता है, ठीक है। एक पद इसका विशेषण होता है और दूसरा विशेष होता है। फिर और दूसरा क्या है भाई, इसकी परिभाषा में कर्मों के आधार पर इसकी पहचान की जाती है। अब कर्मों के आधार पर, जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पर, जैसे नील कमल हम लिख देते हैं, नील कमल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया नील कमल। मैंने पहले बताया पहला पद विशेषण होता है, विशेषण मतलब इसकी विशेषता को बताता है, कमल की विशेषता को पहला बताता है, इसलिए यह विशेषण, और दूसरा विशेष से होता है, ठीक है, दूसरा कमल। अब देखिए कर्मों के आधार पर, यानी किस कर्म के आधार पर इसकी पहचान है, नील के आधार पर, अर्थात कमल कैसा है, नीला है, इसके कर्मों के आधार पर इसकी पहचान होती है, इसलिए इसको कर्मधारय समास कहा जाता है, ठीक है। इसकी परिभाषा होती है कि जिसका प्रथम पद यानी एक पद विशेषण तथा दूसरा विशेष से होता है तथा कर्मों के आधार पर जिसकी पहचान होती है वही हमारा कर्मधारय समास होता है। जैसे काला सांप, काला सांप, अब देखिए काला सांप, सांप तो बहुत से आपने देखे होंगे, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, विशेषण यानी विशेषता क्या है उसकी, कि वो काला है, ठीक है, वो विशेषता को प्रकट करता है। दूसरा महापुरुष, पुरुष तो सभी होते हैं लेकिन उसकी विशेषता एक है कि वो महापुरुष है। महात्मा, आत्माएं बहुत से होती है लेकिन वो महान आत्मा है, यानी उसकी विशेषता क्या है कि वो महान है, जो उसकी विशेषता को प्रकट करे वही हमारा कर्मधारय हो जाता है। क्लियर हो गया, ठीक। अब तीसरा होता है हमारा, ठीक है, द्विगु समास। इसका सूत्र होता है संख्या पूर्व द्विगु, यानी जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो, अभी बताया मैंने, प्रथम पद संख्यावाचक हो और साथ में समूहों में जिसका वर्णन किया जाए, यानी इसका वर्णन हमेशा समूहों में ही होता है, वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे यहां पर हम लिख देते हैं नवरात्र, नवरात्र, ठीक है। अब प्रथम पद संख्यावाचक, देखिए नौ हो गया, ठीक है, प्रथम पद संख्यावाचक हो गया। और नवरात्र, रात्र मतलब रात्रों का समूह, अर्थात नवरात्रों का समूह ही नवरात्र कहलाता है, तो समूहों में इसका वर्णन हो गया। चौराहा, चौराहा, चौ मतलब चार, ठीक है, राहों का समूह मतलब रास्तों का समूह, समूहों में वर्णन हुआ। चौराहा यानी चार रास्तों का समूह चौराहा हो गया, ठीक है। उसके बाद नवग्रह, नवग्रहों का समूह। पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह हो जाता है ना। तो जहां पर समूहों में वर्णन हो, ऐसे बहुत से उदाहरण है, तो वहां पर हमेशा द्विगु समास होता है। क्लियर हो गया, कंफर्म। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ाने से पहले एक बार पुनः रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना ना भूलें जिससे सबको इसका लाभ मिल सके, ठीक है। आगे देखते हैं द्वंद्व समास। इसका सूत्र होता है चार्थे द्वंद्वा, यानी जिसके बीच में चा शब्द का लोप होता है, यानी चा का चा माने और होता है और शब्द का लोप होता है, वहां द्वंद्व समास होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि दो शब्दों के बीच में और अथवा योजक चिन्ह का लोप होता है, यानी दो शब्दों के बीच में, जैसे यहां पर हम लिख देते हैं कि जैसे घर और द्वार, ठीक है, घर और द्वार। अब देखिए बीच में और शब्द का लोप हुआ, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं घर द्वार,
बीच में योजक चिन्ह लग गया, ठीक है। तो बीच में यहां पर दो शब्दों के बीच में अथवा यानी और अथवा योजक चिन्ह का लोप होता है, ठीक है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जो दोनों शब्द हैं एक दूसरे के विलोम होंगे, एक दूसरे के यदि विलोम नहीं हुए तो वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, समझ गए। सॉरी, तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम होंगे, सबसे बड़ी इसकी विशेषता है, ठीक है। जहां पर विलोम नहीं वहां द्वंद्व नहीं, जब विलोम होगा तभी द्वंद्व होगा, ये हमेशा सोच लेना। जैसे यहां पर लिख दे हम घर 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 घर, तो ये हमारा द्वंद्व समास नहीं होगा, ठीक है। घर और इसका अपोजिट जो होगा यहां पर हमारा द्वार होगा, तभी यहां पर विलोम शब्द हमारा होगा, ठीक है। उसका अपोजिट उल्टा होगा, तभी वहां पर द्वंद्व समास होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि द्वंद्व समास में दो पदों के बीच और अथवा योजक चिन्ह का लोप होता है और दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं, ठीक है। जैसे माता पिता, इसको हम माता पिता, माता और पिता, ठीक है। तो इसके बीच में चाहे योजक चिन्ह लगे या पितरो लिखा जाता है, पितरो मातरो, ये भी होता है, पितरो दे दिया जाता है। पितरो में कौन सा समास है, तो पितरो माता और पिता को ही पितरो बोलते हैं, दोनों का शॉर्ट में संक्षिप्तीकरण कर दिया जाता है तो उसको पितरो बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां पर कौन सा समास हुआ हमारा, द्वंद्व समास, समझ गए, ठीक। अब अगला देखिए हमारा समास कौन सा है, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि। अब देखिए इसमें समस्त पद अन्य किसी शब्द का यानी अन्य किसी व्यक्ति का या वस्तु का बोध कराते हैं, जिसके समस्त पद अन्य किसी तीसरे का बोध कराते हैं, वहीं पर हमारा बहुब्रीहि समास होता है। जैसे इसका एक फार्मूला होता है 1 + 1 = 3, यानी पहला शब्द और दूसरा शब्द मिलकर के किसी तीसरे की विशेषता को प्रकट करते हैं। एक पहला शब्द और दूसरा शब्द यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर के किसी तीसरे की विशेषता का वर्णन करते हैं, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे यहां पर हम लिखे दे रहे हैं उदाहरण में, देखिए यहां पर जैसे दशानन, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात तीसरे का वर्णन किया गया। रावण, 10 सिर किसके हैं, रावण के। लंबोदर, लंबा है उदर यानी पेट जिसका, अर्थात तीसरे का गणेश, ठीक है। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। चक्रपाणि, चक्र है जिनके हाथों में, या चतुरानन, 4 भुजाओं को धारण करने वाले अर्थात विष्णु, ठीक है। ऐसे बहुत से, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भोले भगवान शिव। तो इस प्रकार जहां पर दो शब्द मिलकर के किसी तीसरे की व्याख्या करते हैं, तीसरे की विशेषता को प्रकट करते हैं, वहां पर कौन सा होता है, लंबोदर यानी बहुब्रीहि समास होता है। क्लियर हो गया। अब अगला हमारा है लास्ट, जो कि तत्पुरुष समास है, ठीक है। इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इसका पहचानने में बहुत ही बच्चे धोखा खा जाते हैं। तो यहां पर देखिए तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है कि दो पदों के बीच द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक कारक चिन्हों का लोप होता है। इसमें द्वितीय विभक्ति यानी दो पदों के बीच में, ठीक है, द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के कारक चिन्हों का लोप होता है, तो वहां पर हमारा तत्पुरुष समास होता है। जैसे यहां पर मैंने लिखा चोराद भयम, यानी चोरों से डर अर्थात भय, चोराद माने चोरों से शब्द का लोप हो जाता है इसमें। अगर इसका हम कह सकते हैं, इसका विच्छेद करेंगे, चोरों से भय, ठीक है। चोरा से मतलब तृतीय विभक्ति का लोप हो गया। लोकहितम यानी लोक माने संसार, हितम माने हित, संसार के लिए हित, के लिए चतुर्थी विभक्ति हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे कूपे पतिता, कुएं में गिरा, कूपे मतलब कुएं में सप्तमी विभक्ति कूपे में है, कूपे शब्द में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। कूपे पतिता यानी कुएं में, कारक चिन्ह कौन सा है, में, कुएं में, पतिता माने गिरा। तो यहाँ पर देखिए में शब्द आ गया, ठीक है। यहाँ सप्तमी विभक्ति के कारक चिन्ह का लोप है। राजपुरुष, राजा का पुरुष का मतलब द्वितीय आ गया ना। तो इस तरह से द्वितीय विभक्ति से लेकर के और सप्तमी विभक्ति के कारक चिन्हों का लोप होता है, जहां वहां तत्पुरुष समास होता है। समझ में आई बात। अब इसके भी तत्पुरुष समास में एक और आता है नत तत्पुरुष, इसको बोलते हैं नत तत्पुरुष, ठीक है। ये इसका अंग मात्र होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि प्रथमांत यानी प्रथम पद से पहले आ या अन का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर नत पुरुष होता है। जैसे अब्राह्मणा, ठीक है। तो ये हो गया अब्राह्मणा, यानी इसमें
जैसे इस तरह से लिखा जाए कि उसके आगे आ अथवा अन लग जाए, किसी शब्द के पहले आ अथवा अन लग जाए, वहां पर न तत्पुरुष होता है। या जैसे कह लिख देते हैं अनस्वः, अनस्वः, ठीक है, आधन अस्वः, अनस्वः हो गया, अनधन अन लग गया इसमें, ठीक है, अन लग गया, अनधन अस्वः बराबर अनस्वः हो गया, ठीक। तो या जहां पर किसी शब्द से पहले आ अथवा अन उपसर्ग लग जाए वहां पर न तत्पुरुष होता है। समझ गए? तो बच्चों, वीडियो को समाप्त करने से पहले हम एक बार पुनः रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, तथा लास्ट में कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।